स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्सिक प्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पेपर को, जिसकी एग्जामिनेशन की डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट है 21/2/2015। इस पेपर में 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। तो इस पेपर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस को करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वाट, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर या फिर जूल। बात की जाए ऊर्जा की तो ऊर्जा क्या होता है, किसी कार्य को करने की क्षमता होती है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, बेसिकली कार्य करने की क्षमता होती है, किया गया कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर कार्य के मात्रक की बात की जाए तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। तो सेम कार्य की जो यूनिट होती है वही यूनिट ऊर्जा की भी होती है, जूल ही यूनिट होती है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, बल का। वाट किसका होता है, तो वाट आपको पता होना चाहिए कि वाट किसका मात्रक होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वाट पावर की यूनिट होती है। वाट को क्या लिखा जाता है, तो इसे जूल प्रति सेकंड लिखा जाता है। मीन्स जो कार्य करने की दर होती है, रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज नोन एज पावर। पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं W/T से। तो यहाँ से निकल के आता है जूल प्रति सेकंड, या इसी को कहा जाता है वाट। तो वाट यूनिट हो जाती है किसकी, पावर की। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धारा की यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट इज। बेसिकली बात की जाए करंट की तो करंट क्या है, करंट जिसे हिंदी में कहते हैं धारा। तो ये सभी बेसिकली भौतिक राशियां होती हैं। 7 भौतिक राशियां हैं हमारी, उनके 7 SI मात्रक हैं। तो ये धारा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो धारा की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, अब अदर राशियों की बात की जाए, जो भौतिक राशियां हैं, लेंथ की यूनिट हो जाती है मीटर। मास जिसे द्रव्यमान कहते हैं उसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम। टाइम जिसे टाइम समय कहते हैं, समय का मात्रक हो गया सेकंड। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, अभी हमने देखा, इसका मात्रक हो गया एम्पियर। टेम्परेचर का मात्रक क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। नीचे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसी को साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। 4th नंबर, केल्विन इज ए यूनिट ऑफ। केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन टेम्परेचर का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक होता है। SI यूनिट है केल्विन। ठीक है, ऑप्शन में दिया जाता है कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस है या फिर केल्विन है। तो आपको क्लियर होना चाहिए केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जो अदर भौतिक राशि हैं उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, उसकी मात्रक होती है मोल। 2 हमारी संपूरक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री राशियां, उसमें आता है एक प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल हिंदी में कहते हैं समतल कोण, उसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, से ठोस कोण के नाम से जानते हैं, तो उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इन सारे टॉपिक को बेसिक से समझने के लिए आप साइंस मास्टर क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर के सभी हर एक टॉपिक को विधिवत आप समझ सकते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और केल्विन किसकी यूनिट है, तो केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है। देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। इसमें 60 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ठीक, 3rd नंबर क्वेश्चन का, तो हमें पता है जब भी कभी हमें टेम्परेचर के विभिन्न स्केलों के बीच रिलेशनशिप स्थापित करना होता है तो यूनिवर्सल फार्मूला C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। यहाँ C क्या है, डिग्री सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R र्यूमर और K केल्विन को दर्शाता है। यहाँ पर हमें जब भी किसी 2 टेम्परेचर के स्केल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ से हम फार्मूले को पिकअप कर लेते हैं। हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया गया, उसे फ़ारेनहाइट में
बदलना है तो हम फार्मूला पिकअप कर लेंगे, c/5 बराबर f माइनस 32/9। अब c की वैल्यू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, कितनी है 60 है, ठीक। तो हम फार्मूले में रख देंगे, c की वैल्यू रखेंगे 60 डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 12। अब 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब इधर 32 माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 108 में 32 ऐड होगा तो 140 निकल के आ जाएगा। फार्मूला बेसिकली अगर आपको ये क्लियर है पहला वाला फार्मूला तो आप इन चारों में से किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। फार्मूला कौन सा प्रयोग किया गया, c/5 बराबर f माइनस 32/9। यहाँ से इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने इसको कन्वर्ट किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में क्या पूछा गया है, ए बी तथा सी पार्श्वों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी दिया गया है। जहाँ s किसके बराबर है, बेसिकली कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो यहाँ पर जो s शब्द है, एस लेटर का मतलब क्या होता है यही पूछा गया होता है। तो एस क्या है, यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को योग करके। अर्ध परिमाप निकालने के लिए उसे क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो एस बराबर क्या हो जाता है a + b + c/2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर में पूछा गया एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, न्यूनतम काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 0.1, 0.01, 0.02 या फिर 0.2 mm। बात की जाए मेट्रिक में जो साधारण वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm। ब्रिटिश में बात की जाए तो 0.001 इंच इसका लीस्ट काउंट हो जाता है। ये लीस्ट काउंट कब है 0.02, जब हमारा साधारण वर्नियर कैलिपर होगा जिसमें जनरली 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है। तो हमारा लीस्ट काउंट 0.02 निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है 0.03 को 0.8 से विभाजित करें, डिवाइड 0.03 बाय 0.8। इसको हमें क्या करना है 0.03 को 0.8 से डिवाइड करना है। तो 7 नंबर का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट का है, इसको डिवाइड करने के लिए हम 0.03 को क्या लिख सकते हैं, 0.03 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। इसके साथ साथ 0.8 को क्या लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻1। 10⁻- ऊपर 2 है, माइनस नीचे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻1। अब जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना निकल के आता है 0.375 निकल के आता है। अब उसके साथ 0.375 निकल के आज हमने 3 को 8 से डिवाइड किया। अब बटा × 10⁻1 है तो 10⁻1 माइनस का मतलब क्या है, एक अंक दशमलव और हमारा दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। या कह सकते हैं 0.375 को क्या करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है तो दशमलव हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ मतलब 1 0 मतलब 1 ये लेफ्ट साइड की तरफ और ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी पिछले में राइट साइड बोल गए थे, सॉरी ये कहाँ होगा लेफ्ट साइड में एक स्थान और खिसक जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.0375 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो जब हम 0.03 को 0.8 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा 0.0375 निकल के आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो रिवेट छिद्र केंद्र से प्लेट कोर की न्यूनतम दूरी है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज इज, मीन्स जो रिवेट का सेंटर होता है वहां से जो नियरेस्ट प्लेट होती है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यही पूछा गया है। ऑप्शन है 1.5d, 3d, 2d या 2.5d। तो आपको क्लियर होना चाहिए रिवेट के केंद्र से निकटतम प्लेट की एज के बीच की दूरी 2d होती है। कितनी होती है 2d होती है। अगर प्लेट के मीन्स रिवेट के मीन्स एज से पूछा जाता है तो 1.5d होती है, लेकिन अगर रिवेट के सेंटर से पूछा जाता है तो कितनी होती है, तो रिवेट के सेंटर से 2d होती है। अब कई बार एग्जाम में, अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कोई रिवेट लगाया गया, इस रिवेट के सेंटर से अगर बात की जाए यहाँ प्लेट की एज की जो न्यूनतम दूरी है ये हमारी 2d होनी चाहिए। अब कई बार एग्जाम में रिवेट के दोष से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली ये 4 प्रकार के दोष हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के दोष रिवेटिंग करते समय होते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप यहाँ ए नंबर का देख रहे हैं, ठीक, ए नंबर में क्या है ये दिखाया गया है शेयरिंग ऑफ रिवेट। तो क्लियर कर लेंगे ये कौन सा दोष है, शेयरिंग ऑफ रिवेट को दर्शाया गया है।
शेयरिंग ऑफ रिवेट कब आता है? ऐसा तब होता है जब प्लेट की जो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस की तुलना में जो रिवेट का डायमीटर है बहुत कम होता है। ठीक, जो हमारे प्लेट की थिकनेस है इसके कंपेयर किया जाए, जो रिवेट की थिकनेस है उसका जो व्यास है बहुत कम होता है रिवेट का, तो रिवेट की शेयरिंग हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हमेशा सही व्यास वाली रिवेट का ही प्रयोग करना चाहिए है। तो शेयरिंग कब होगा? जब रिवेट का डायमीटर कम होगा प्लेट के थिकनेस की तुलना में। तो ये होता है पहला दोष। दूसरा दोष आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये किस दोष की तरफ इंगित कर रहा है? तो ये बेसिकली क्रशिंग ऑफ प्लेट को दिखाया गया है, जिसमें प्लेट क्या हो रही है? क्रश हो रही है। तो ऐसा प्लेट की क्रशिंग कब होता है? तो जब प्लेट की थिकनेस की तुलना में रिवेट का व्यास बहुत अधिक होता है। अगर प्लेट की तुलना में रिवेट का व्यास कम है तो प्लेट की शेयरिंग होगी, और रिवेट का व्यास अगर अधिक है तो क्या होगी? प्लेट की क्रशिंग होगी, जिसको फिगर नंबर बी में दिखाया गया है। ठीक, इसलिए हमेशा एक एग्जैक्ट साइज कैलकुलेशन के बाद वाली जो हमारी साइज आती है उसी साइज का रिवेट प्रयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिखाया गया है स्पिल्टिंग ऑफ रिवेट को। स्पिल्टिंग ऑफ प्लेट कब होती है? तो प्लेट की स्पिल्टिंग जब होती है जब रिवेट होल्स प्लेट के एज के बहुत नजदीक होते हैं। मीन्स जो रिवेट के लिए होल किया गया है वो प्लेट के एज के नजदीक किया गया। मीन्स हमने अभी देखा कि दूरी कितनी होनी चाहिए? 2d होनी चाहिए। अगर 2d से दूरी कम होती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? वहां पर स्पिल्टिंग ऑफ प्लेट हो जाता है। ये स्पिल्टिंग ऑफ प्लेट के फिगर को दिखाया गया, तो इसलिए जो उसकी सेंटर डिस्टेंस है एज से मिनिमम 2d होनी चाहिए। फिगर नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, फिगर नंबर डी में जो कि दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है टियरिंग ऑफ प्लेट। यहाँ पर प्लेट क्या हो रही है? टियर हो रही है, बीच से फट रही है प्लेट। यहाँ पर आप गैप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब रिवेट होल्स आपस में बहुत नजदीक नजदीक हो। मीन्स जो दो रिवेट के बीच होल है और रिवेट का होल क्या होता है? बहुत पास पास होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? टियरिंग ऑफ प्लेट हो जाता है। मीन्स प्लेट क्या होती है? बीच से फटने लगती है। तो इसलिए रिवेट होल के बीच की दूरी जो है पिच के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, वैसे जो उनके बीच की लंबवत दूरी होती है रिवेटिंग के लिए 2d + 6 mm के करीब रखी जाती है, और डायगोनल में पिच मीन्स जो अधिकतम पिच होती है d + 30 mm और न्यूनतम पिच 3d के बराबर रखी जाती है। तो ये बेसिकली 4 दोष दिखाए गए थे, जिसमें सबसे पहला दोष किसको इंगित कर रहा है? शेयरिंग को कर रहा है। यहाँ पर थिकनेस की अपेक्षा रिवेट का व्यास कम है। दूसरा हमारा दिखा रहा है क्रशिंग को, यहाँ थिकनेस की अपेक्षा रिवेट का व्यास ज्यादा है। तीसरा दोष दिखा रहा है स्पिल्टिंग को, ये होल्स हमारे एज के नजदीक हैं। चौथा दोष दिखा रहा है टियरिंग को, यहाँ पर जो होल के बीच की दूरी है यह क्या है? बहुत कम है, तो टियरिंग का दोष उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं रिवेट के दोष आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा? 2d सही हो जाएगा। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, कोई स्क्रू है, स्क्रू को किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है, किस प्रकार से उसका मतलब निर्धारित किया जाता है स्क्रू को? ऑप्शन पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर या नन ऑफ दिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्क्रू को उसके मेजर डायमीटर मतलब बड़े व्यास के द्वारा उसको हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है। स्क्रू क्या होता है पूछा जाता है कई बार। स्क्रू किस प्रकार का फास्टनिंग है? तो ये टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आता है, अस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। नट और बोल्ट की तरह ही स्क्रू का भी प्रयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है? तो स्क्रू के सिरे पर एक हेड बना होता है और उसकी पूरी जो और बॉडी होती है उस पूरी बॉडी में क्या होता है? थ्रेड कटा होता है। ठीक, जो हमारा नट जो हमारा बोल्ट होता है उसमें कुछ ही मतलब उसके बॉडी में कुछ ही लंबाई तक थ्रेड बना होता है, लेकिन स्क्रू में क्या होता है? उसकी पूरी टोटल उसकी बॉडी में थ्रेड कटी होती है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो हेड होता है इसमें क्या होता है? स्लॉट काट दिया जाता है। अब इस स्लॉट में स्क्रू ड्राइवर पेचकस का प्रयोग करके इन्हें ओपन और क्लोज किया जाता है। जो सॉकेट हेड स्क्रू होते हैं उसको खोलने कसने के लिए बेसिकली एलन की का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए स्क्रू बने किसके होते हैं, तो स्क्रू प्राय माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार ब्रास, एल्युमिनियम, कार्बन स्टील इन सब के भी स्क्रू बनाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में किसके बने होते हैं? तो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पार्श्व 2x से युक्त एक क्यूब का आयतन है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2x, कोई मतलब क्यूब है उसका साइड कितना दिया गया है? 2x दिया गया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का
क्यूब, जो भी उसकी साइड है उसका हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें साइड क्या दी गई, 2x दी गई है, तो 2x को हमें क्या करने पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा, x x x 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा उत्तर, 8x क्यूब, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2x इज इक्वल टू 8x क्यूब। नेक्स्ट बात की जाए 11 नंबर क्वेश्चन की, एक हेक्सा ब्लेड का कतरन दांता होना चाहिए। द कटिंग टीथ ऑफ ए हेक्सा ब्लेड शुड बी, जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके जो कटिंग टीथ होते हैं उनको कौन सा उसमें उपचार प्रक्रिया की जाती है, यही इसमें पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन है हार्डेंड, टेम्पर्ड, एनील्ड, हार्डेंड, टेम्पर। तो इसके दांतों को हम क्या करते हैं, जो पिन मींस जो रिवेट के होल, यहाँ जो होल्स होते हैं, प्रोंज होल होते हैं, उनके बीच के जो दांते होते हैं इनको बेसिकली हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। क्योंकि जब ये हार्ड होगा तभी दूसरे मटेरियल को काट पाएगा, और जब भी हम मटेरियल को हार्ड करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आता है, तो उस गुण को दूर करने के लिए इसे टेम्पर भी कर दिया जाता है। तो इसके दांते क्या होते हैं, हार्ड और टेम्पर होते हैं। अब ये दो प्रकार के आते हैं, एक होता है ऑल हार्ड ब्लेड जिसमें पूरे दांते हार्ड होते हैं, ठीक है, और एक होता है मतलब आपका फ्लेक्सिबल जिसमें केवल सेंटर के होल के बीच की जो दांते होते हैं उन्हीं को हार्ड किया जाता है। तो उपयोग के अनुसार ये दो प्रकार के आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, BSW थ्रेड का कोण है, द एंगल ऑफ BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका एंगल पूछा गया कितना है, तो चाहे BSW पूछा जाए या फिर BSF पूछा जाए या फिर BSP के बारे में पूछा जाए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, इन तीनों जो चूड़ियां होती है इनका एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ठीक, तो आपको क्लियर होना चाहिए, तीनों BSW, BSP, BSF का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। 60 डिग्री किसका होता है, तो मेट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, फीटों की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर किसको सूचित करता है। इन ISI सिस्टम ऑफ फिट कैपिटल लेटर इंडिकेट, इस कैपिटल लेटर के द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, होल को या फिर शाफ्ट को या दोनों को या नन ऑफ दीज को। तो क्लियर होना चाहिए, कैपिटल लेटर किसको इंगित करता है, तो होल को इंगित करता है, और स्मॉल लेटर किसको इंगित करता है, तो शाफ्ट की तरफ इंगित करता है। अब अकॉर्डिंग टू सिस्टम के साथ फंडामेंटल में बात की जाए तो ए से लेकर के जेड तक लेटर के द्वारा इनको होल को और शाफ्ट को स्पेसिफाई किया जाता है। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं उनकी जो फंडामेंटल टॉलरेंस होती है वो फंडामेंटल डेविएशन होल की अगर कैपिटल लेटर दी गई तो होल को प्रदर्शित कर रहा है, और अगर इसी को स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो एक किसका फंडामेंटल डेविएशन दिखा रहा है, शाफ्ट को इंगित कर रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 16 नंबर में पूछा गया है 60 गेज सीट की तुलना में 20 गेज सीट डॉट 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 है। यस, इफ वी कंपेयर टू 60 गेज विथ सीट नंबर ऑफ 20 गेज, देन यहाँ पर पूछा गया है 60 गेज की तुलना में 20 गेज क्या है। तो हमें पता है गेज ये किसके बारे में पूछ रहा है, बेसिकली वायर गेज के बारे में बात कर रहा है। तो वायर गेज का प्रयोग किसी भी सीट का सीट की थिकनेस या फिर वायर का डायमीटर मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये 0 से लेकर के 36 नंबर की पाई जाती है। 0 का साइज सबसे अधिक होता है, 36 का साइज सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसकी सीट की मोटाई या वायर का डायमीटर क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस अनुसार हम देख सकते हैं कि अगर 20 को 60 से तुलना कर रहे हैं तो 20 का साइज क्या होगा, कम होगा, 60 का साइज ज्यादा होगा। ठीक, तो 20 क्या होती है, थिनर होती है, पतली होती है कंपेयर टू 16 के तुलना में। तो 14 नंबर का क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस 20 नंबर क्या होती है, थिनर होती है, और 16 नंबर क्या होती है, थिकर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाला मिश्रण क्या होता है। इन गैस वेल्डिंग द मिक्सचर इज यूज्ड। तो गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, सबसे पहली होती है ऑक्सीटिलीन C2H2 और उसके साथ प्रयोग की जाती है ऑक्सीजन। तो जब इसी को मिश्रित कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी एसिटिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ से पूछा जाता है जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, मैरून कलर का होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है उस पर। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ब्लैक होता है और इस पर राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के लिए पूरक धातु अपेक्षित नहीं है। मींस यहाँ पर वेल्डिंग के प्रोसेस दिए गए हैं तो पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फिलर मेटल। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग के विधि में हमें फिलर मेटल का प्रयोग नहीं करना होता है। ऑप्शन
आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या नन ऑफ दीज। तो अगर इस वेल्डिंग विधि की बात की जाए तो आर्क वेल्डिंग हो या गैस वेल्डिंग हो, दोनों में हमें फिलर मेटल का प्रयोग करना होता है, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किसी भी फिलर मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? इस वेल्डिंग विधि में हम बेसिकली वर्कपीस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो जब किसी भी मेटल से अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से जब हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो क्या होती है, हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक, जिससे क्या करती है, उसके रेजिस्टेंस के कारण वो प्लेटें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है रेजिस्टेंस बिल्डिंग में हम हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर RT। ये फार्मूला होता है हीट को कैलकुलेट करने के लिए। कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछा गया तो इसको भी याद रखेंगे। जहाँ H क्या है, हीट है, I क्या है, जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, R रेजिस्टेंस को है, T टाइम को डिनोट करता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक होती है? Which of the following material has the maximum brittleness? किस मटेरियल में ब्रिटलनेस का गुण सबसे अधिक होता है? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कॉपर या फिर कास्ट आयरन। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो कास्ट आयरन होता है कंपेयर टू इन सारे मेटल के, इसमें ब्रिटलनेस की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ब्रिटलनेस का गुण ज्यादा होता है। ब्रिटलनेस क्या होती है? किसी भी मेटल का वो गुण होता है जो कि इम्पैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता। अगर उसमें हम हैमरिंग करते हैं या कोई अदर मीन्स ऑपरेशन करते हैं, उसमें चोट मारते हैं, इम्पैक्ट लोड डालते हैं, तो क्या होता है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले पहले टुकड़ों में टूट जाता है, मीन्स छोटे छोटे कणों में बिखर कर टूट जाता है। तो ये बेसिकली ब्रिटलनेस का गुण होता है। कास्ट आयरन में एक और गुण पाया जाता है जो कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रयोग मशीनों के बेड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिग का उपयोग है, जिग इज यूज्ड फॉर, जिग किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है हमारे सीरीज में। तो जिग का प्रयोग कब किया जाता है? तो जॉब को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिक्चर के बारे में पूछा जाए तो फिक्चर क्या करता है? केवल जॉब को होल्ड करता है, टूल को गाइड नहीं करता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, टिग वेल्डिंग के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। फॉर टिग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस। तो टिग का मतलब क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। बेसिकली ये क्या होती है? यहाँ पर आपको एक शब्द मिल रहा होगा इनर्ट, तो इसके लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में कौन सी गैस इनर्ट है? एसिटिलीन इनर्ट नहीं है, हाइड्रोजन भी इनर्ट नहीं है। कौन सी गैस इनर्ट है? आर्गन गैस एक इनर्ट गैस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि टिग वेल्डिंग के लिए आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में आर्गन नहीं है तो हीलियम की तरफ भी जा सकते हैं कि हीलियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टिग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 20 नंबर, फाइल का निर्माण सामान्यतया किया जाता है। फाइल इज जनरली मेड ऑफ। जो फाइल होती हैं किसकी बनाई जाती हैं? तो फाइल बेसिकली हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के लिए मृदुकरण किया जाता है। टेम्परिंग इज डन फॉर। टेम्परिंग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है हार्डनेस बढ़ाने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, रिलीविंग द स्ट्रेस और टू इंक्रीज द मशीनेबिलिटी। यहाँ से 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो टेम्परिंग प्रोसेस कब की जाती है? तो बेसिकली जब हम किसी भी मेटल की हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करने पर जैसे जैसे उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है उसमें कुछ ब्रिटलनेस का गुण भी आता जाता है। तो ब्रिटलनेस बेसिकली क्या होता है? उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है वो इम्पैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाते हैं। बेसिकली उसी जो प्रतिबल होती है, जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, उसी को दूर करने के लिए या फिर ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ब्रिटलनेस दूर करने वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ना ही टफनेस बढ़ाने वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा? रिलीविंग द स्ट्रेस, मींस प्रतिबल को मुक्त करने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 22 नंबर का क्वेश्चन।
550 का 16% कितना है? 16% ऑफ 550 इज, इस 550 का हमें 16% निकालना है, कितना हो जाएगा? तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 550 का 16% कितना होगा? ठीक, 555 का 16% की बात किया तो 555 को मल्टीप्लाई करना 16 से, और परसेंटेज के स्थान पे 1/100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो निकल के आ जाएगा 880। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना निकल के आ गया? 88 निकल के आ गया। तो 550 का 16% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर की। ढलवा लोहे के मशीनन हेतु प्रयुक्त शीतलक, द कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन। जब हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं, ड्रिलिंग, रिमिंग, कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया की जाती है कास्ट आयरन के साथ, तो उसमें कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है ड्राई एयर, सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है, या फिर अगर सूखी हवा नहीं है तो होता है नन ऑफ दिस, की मतलब किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। सोल्यूबल ऑयल की बात की जाए तो माइल्ड स्टील वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। केरोसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके लिए केरोसिन प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? जब कभी भी एल्युमिनियम की मशीनिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग की जाती है तो वहां पर केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। और कास्ट आयरन के लिए ड्राई एयर या फिर नन ऑफ दीज, कोई कूलेंट नहीं प्रयोग करते हैं। 24 नंबर, 1/2b बराबर 1/3, तो b का मूल्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1/2b बराबर 1/3 दिया गया, तो b बराबर क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2b बराबर आ जाएगा 3 के। अब b बराबर हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5, तो कि b का मान कितना निकल के आ गया? 1.5 निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, शंकु या टेपरित आकार के गलाओं के युक्त स्क्रूओं के लिए अपेक्षित छिद्र का खुलाव है। द होल ओपनिंग हुईच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर नेक स्क्रू इज, तो यहाँ से क्या बेसिकली बात कर रहा है? कोनिकल टेपर्ड, होल को क्या करना है? कोनिकल शेप में टेपर बनाना है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी हमने इसके डिटेल के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? इन लिक्विड द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय मींस ऑफ, हमें पता है हीट का जो ट्रांसफर होता है 3 माध्यम से होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। तो कंडक्शन किस में होता है? ये सॉलिड में होता है। ठीक, जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है काफी अच्छा होता है। जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो उसके पास वाले मॉलिक्यूल्स अगले वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन उनका स्थान, मॉलिक्यूल का स्थान चेंज नहीं होता है। सभी अणु अपने ही स्थान पर होते हैं, बस क्या करते हैं? अपने अगले वाले को हीट देते रहते हैं। तो ये माध्यम हो जाता है कंडक्शन का। कन्वेक्शन में क्या होता है? मान लीजिए कोई आपका पात्र है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, जब हम यहाँ से इसको हीट देते हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ऊष्मा पाकर क्या होते हैं? इनका थोड़ा वॉल्यूम हल्का हो जाता है, मतलब एक्सपेंड करते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, और जो इस भारी कण होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, फिर से वो उसमें पाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर जो अणुओं की मध्य गति होती उसके द्वारा बेसिकली हीट का ट्रांसफर होता है। तो एक कन्वेक्शन कहलाता है। किसमें होता है? लिक्विड में होता है, द्रवों में होता है, वही यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा होता है रेडिएशन का, जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा पहुंचती है वो किसके माध्यम से होती है? रेडिएशन के माध्यम से होती है। तो द्रवों में ऊष्मा किसके माध्यम से संचरित होती है? तो द्रवों में ऊष्मा माध्यम का जो है वो है कन्वेक्शन। ये सारे टॉपिक को हमने साइंस मास्टर क्लास में विधिवत बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं, टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एग्जाम में अन्य बच्चों से अलग ले जाते हैं, आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर ले आते हैं तो परफेक्टली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। सापेक्ष सघनता का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? सापेक्ष सघनता कही है, इसी को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है, या फिर इसी को विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व होता है किसी भी पदार्थ का घनत्व
बटा 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। जो ये दोनों रेशियो आता है इसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। पर घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो इनकी यूनिट होगी वो आपस में एक रेशियो है, तो इसलिए यहाँ पर इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। इट हैज नो यूनिट। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। IS 9621967 के अनुसार आरेखण सीट 841 × 1149 mm की संज्ञा है। As per IS 9621967, the designation of drawing sheet size 841 × 1149 mm is। इस यहाँ पर जो 811 × 1149 दिया गया है बेसिकली ड्राइंग शीट का साइज है। तो किस ड्राइंग शीट का साइज है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन A0, A1, A2 या A3। बेसिकली ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ड्राइंग शीट बेसिकली 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है A0, तो A0 का साइज होता है 841 × 1149 जो कि आपके इस पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 841 × 1149 से किसका साइज होता है, A0 का साइज हो जाता है। फिर A0 के बाद आता है दूसरा जिसे हम कहते हैं A1 के नाम से। A1 का साइज कितना होता है, तो A1 का साइज होता है 594 × 841। कितना होता है, 594 × 841। तीसरा आता है A3। A3 का साइज कितना होता है, तो A3 का साइज होता है 420 × 594, ये साइज होता है A3 का। इसके बाद A4 जो हम लोग पेपर शीट प्रयोग करते हैं जनरली प्रिंटिंग वगैरह के लिए, वो कौन सा होता है, A4 प्रयोग किया जाता है। ठीक है, A4 का साइज होता है 210 × 297। थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर मिस्टेक, एक बार फिर से देख लीजिए। A0 का साइज कितना होता है, 841 × 1189 या फिर कहीं कहीं 1149 लिखा हुआ मिलता है। ठीक, तो ये होता है A0 का साइज। इसके बाद आता है A1। A1 का साइज कितना होता है, तो A1 का साइज होता है 594 × 841। ये किसका साइज हो गया, A1 का साइज हो गया। नेक्स्ट A1 के बाद आता है A2। A2 का साइज कितना होता है, 420 × 594, A2 का साइज हो गया। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। A3 का साइज कितना होता है, तो A3 साइज का होता है 297 × 420, ये साइज होता है A3 का। और जो A4 सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका साइज होता है 210 × 297। तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में नोट डाउन करते चलेंगे टॉपिक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ। यहाँ पर पूछा गया 1 गैलन इज इक्वल टू, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था। तो 4.546 लीटर बराबर होता है 1 गैलन के। 1 गैलन में कितने लीटर, 4.546 लीटर मिलकर 1 गैलन का निर्माण करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में y की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन एक बार फिर से इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक, तो समीकरण हमें क्या दिया गया, समीकरण दिया गया 5x + 3y = 14, दूसरा 2x + 7y = 23 समीकरण दिया गया है। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को गायब करना होगा, मीन्स x को हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर x को हटाने के लिए उसका जो व्यंजक है वो समान होना चाहिए, गुणांक। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं 2 को 5 से गुणा कर देते हैं और 5 को 2 से गुणा कर देते हैं। मीन्स जो पहला वाला इक्वेशन है इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, दूसरे वाले इक्वेशन को हमने 5 से गुणा कर दिया। क्यों किए, क्योंकि x की वैल्यू को बराबर करने के लिए। पहले इक्वेशन को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10x + 6y = 28। दूसरे इक्वेशन को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10x + 36y = 115। अब क्या करना है, हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, माइनस कर देना है। 10x में से 10x माइनस करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 36y में से 6y को माइनस करेंगे, 29y बचेगा, 29y। 115 में से 28 को माइनस करेंगे तो 87 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87/29 हो जाएगी। ठीक, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 87/29 ये वैल्यू हो जाएगी y की।
तो ये थे 30 क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो में क्लियर किया। अगले 30 क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें जिससे उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।